दोस्तों, आज का सब्जेक्ट, आज का विषय या आज की स्टोरी कांडा का नरबक्षी बाघ है। कांडा उत्तराखंड में एक कस्बा है जहाँ एक बाघ नरबक्षी हो गया था, टाइगर। इसने गांव वालों का जो है जीना दूभर कर दिया था, हालत ख़राब कर दी थी लोगों की। और इसको मारने की जिम्मेदारी भी हमारे श्री जिम कॉर्बेट साहब यानी गोरा साधु उन्हीं को मिली थी। आज हम लोग इसी बाघ के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस बाघ को मारा गया। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको अभिनंदन करता हूं कि आप उत्तरांचल डायरीज़ के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, कहानियों को सुनते हैं, किस्सों को सुनते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। उत्तरांचल डायरीज हमेशा आपका आभारी और शुक्रगुजार रहेगा। दोस्तों, अंधविश्वासों में किसी का विश्वास हो या ना हो, लेकिन सब एक दूसरे को बताते ज़रूर हैं, बोलते ज़रूर हैं इन अंधविश्वासों के बारे में। जैसे 13 का अंक शुभ नहीं मानते हैं। वो शराब का जो पैग होता है, पैमाना होता है, उससे कुछ बूंदें ऐसे ऐसे निकाल के टपकाना। घर में चप्पल या जूते का उल्टा पड़ा होना, वो नहीं होने चाहिए, शुभ नहीं होता है। झाड़ू को अपने मुख्य द्वार पे ना रखा जाए। कढ़ाई में भोजन मत करो, है ना। कई इस तरह की बातें हैं। ये बातें कुछ लोगों के लिए तो मनोरंजन का विषय होती हैं, लेकिन किसी के लिए ये यथार्थ हो जाती हैं। जिम कॉर्बेट साहब भी लिखते हैं कि वो ये तो नहीं जानते कि खिलाड़ी से मतलब शिकारी किसी एक सामान्य आदमी से ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं या नहीं। इस विषय में उनको नहीं पता है, लेकिन ये निश्चित है कि वो इन विश्वासों को गंभीरता से लेते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट साहब के एक मित्र, वो जब भी किसी बड़े शिकार पर जाते थे तो अपने पास जो है वो 5 कारतूस रखते थे, 5 बुलेट्स रखते थे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। एक और उनके दूसरे मित्र थे जो 7 कारतूस अपने पास रख के चलते थे। उनके एक मित्र और थे, उत्तर भारत के जाने माने शिकारी थे, जो नाम मुझे ध्यान नहीं है। और वो जाड़ों के दिनों में जब भी वो शिकार पर जाते तो पहले वो महाशीर मछली का शिकार करते थे, यानी कि पहले महाशीर मच्छी को मारते थे। जब उसका शिकार कर लेते थे उसके बाद फिर वो शिकार पर निकलते थे। उनका ऐसा मानना था कि वो उनके लिए शुभ है। खुद जिम कॉर्बेट साहब का अंधविश्वास सांपों से जुड़ा हुआ था। किसी नरभक्षी बाघ का पीछा करने से पहले यदि वो एक सांप मार देते थे तो उनका ये मानना था कि ये नरभक्षी बाघ उनके द्वारा अवश्य मारा जाएगा। मतलब जी, सांप को मार दिया है तो अब 100% कन्फर्म है कि बाघ को भी ये निपटा देंगे, मार देंगे। और ये विश्वास जिम कॉर्बेट साहब के मन में ना कहीं गहराई तक बैठा हुआ था, तो उनके मन में बैठ गया था गहराई तक। कांडा नरभक्षी बाघ के शिकार के दिनों ही, एक मई के तपते दिनों में, जिम कॉर्बेट साहब सुबह से अंधेरा होने तक एक बहुत ही चौकन्ने आदमखोर का पीछा करते हुए सीधी खड़ी पहाड़ियों जिसमें घनी कांटेदार झाड़ियाँ थी, बड़ा भयानक जंगल था, उनमें मीलों तक पैदल चले थे। इनके हाथ और घुटने जो है जगह जगह से छिल गए थे। रात हो गई थी और थकान से चूर होकर ये अपने जो 2 कमरे का इनका फॉरेस्ट बेंगलो था उस पर पहुँचे, वापस आए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि गांव का जो है एक प्रतिनिधि मंडल इनका इंतज़ार कर रहा है। वो लोग इन्हें समाचार देना चाहते थे कि गांव की सीमा पर एक नरभक्षी बाघ को देखा गया है। अच्छा, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए उस समय तो कुछ नहीं किया जा सकता था। तो इन्होंने प्रतिनिधि मंडल को कुछ लालटेनें अपने पास से दी और उन सबको उनके घर भेज दिया। और साथ ही उन्हें सख्त निर्देश भी दिए कि कल कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा। मतलब जो अपने गांव के अंदर है वो गांव के अंदर ही रहें, घरों में ही रहें, कोई बाहर ना निकले, क्योंकि आसपास पे मांसाहारी ये आदमखोर घूम रहा है। ये फॉरेस्ट बंगला जो है पहाड़ी के एक टॉप पर बना हुआ था
और उसके अंतिम छोर पे ये गांव बसा था। गांव के चारों ओर घना भारी भरकम जंगल था, इसलिए इस गांव के लोग आदमखोर के अत्याचारों का आसानी से शिकार बन जा रहे थे। कुछ ही दिनों पहले 2 स्त्रियों और एक पुरुष को इस बाघ ने मारा था और अपना निवाला बना लिया था, यानी कि उनको खा लिया था। रात पूरी हुई, दूसरे दिन सुबह जिम कॉर्बेट साहब ने गांव में गए और उसका एक चक्कर लगाया। फिर दूसरा चक्कर इस पहले वाले रास्ते से करीब 1/4 मील नीचे उतर के लगाना शुरू किया। ये जो रास्ता था ये बड़ा कठिन था। जगह जगह पे पहाड़ों का मलबा गिरा हुआ था, स्लेट जैसी वो तेल युक्त मिट्टी की परतें थी और जिनको लांग कर आगे बढ़ना बहुत कठिन हो रहा था, इनकी बड़ी परेशानी वाला हो रहा था। ऐसे रास्ते पे कुछ और दूर आगे चलकर इन्होंने देखा कि बारिश का पानी जो है पहाड़ी से नीचे उतर कर एक नाला सा बना रहा है। और इन्हें थोड़ा सा एक मन में थोड़ा संतोष हुआ कि बाघ जो है यहाँ पे कहीं पे आसपास नहीं है, यानी कि गांव के आसपास इस टाइम तो बाघ कहीं पे नहीं है। तभी जिम कॉर्बेट साहब से कोई 25 फीट आगे कुछ हरकत हुई। इन्होंने वहां देखा तो वहां पर एक पानी का ताल सा था जो करीब एक बाथिंग टब के बराबर था, और उसी के बराबर में एक बड़ा भयानक एक सांप था जो पानी पीने के लिए आया था। उसने 2-3 बार अपना फन ऊपर की तरफ उठाया। उसका जो फन था वो 2 से 3 फीट तक फैल गया था। अब आप इमेजिन कीजिए कितना भयानक सांप होगा, 2 से 3 फीट तक जिसका फन फैल गया था। जिम कॉर्बेट साहब का लिखना यह है कि इतना सुंदर सांप मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ये किंग कोबरा था, जिसे हम नागराज भी कहते हैं ना नागराज, तो वही कोबरा था। उस नाग का गला वो गहरा संतरी रंग और शरीर जिस जगह पे ज़मीन को छू रहा था सोने जैसे पीले रंग का था, और पीठ जो थी उसके जैतून के हरे रंग की सी थी, जिस पर इंग्लिश के वी आकार की 2 रेखाएं सजी हुई थी। देखा ना अपने माथे पर उसके 2 वी बना होता है। उसकी कुल लंबाई का 4 फीट से पूंछ तक का हिस्सा चमकीले काले रंग का था, और उस सांप की जो लंबाई रही होगी वो करीब 13 से 14 फीट तक की थी। तो इमेजिन कीजिए कितना बड़ा सांप था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोबरा को छेड़ा जाए, डिस्टर्ब किया जाए तो वो आक्रमणकारी हो जाता है, और उसकी स्पीड के बारे में भी कई कहानियाँ फेमस है। हालांकि अभी मैं नागराज की उन कहानियों में नहीं जाऊंगा, मुख्य विषय से भटकने पर घटनाक्रम भी भटक जाता है, फिर और कई बातें होती जाती है और मुख्य विषय हट जाता है। खैर, जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि यदि वो पहाड़ में थोड़ा ऊपर की तरफ जाकर उसके फन पर गोली मारें तो ये उनकी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उनके हाथ में जो राइफल थी वो काफ़ी भारी थी, और दूसरी बात, यदि वो गन से शूट करते हैं तो गोली की आवाज़ होगी, और आवाज़ से जो है बाघ सुनेगा और वो अलर्ट हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो इस एरिया को छोड़कर कहीं और चला जाए। बाघ का या तो टेरिटरी बहुत बड़ी होती है, वो कहीं भी निकल जाएगा। और ये तो बड़ी मुश्किल से बाघ के बारे में कुछ पता चला था कि वो उसकी मौजूदगी के बारे में कि वो अभी इस इलाके में मौजूद है, तो उसको भगाना भी नहीं था वहाँ से। नागराज की तरफ देखते हुए जिम कॉर्बेट साहब को 1-1 मिनट जो है 1-1 घंटे जैसा लग रहा था, और वो नाग अपनी जीभ को कभी अंदर और कभी बाहर कर रहा था, जैसे करता ना सांप, लप 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 अंदर करता है फिर बाहर निकालता है। फिर उसने अपना फन समेट लिया, यानी कि वो समेट लिया और नीचे करके ज़मीन पर सीधा होकर सामने वाली ढलान की ओर खसकने लगा, अपना जाने लगा। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत नीचे झुके और एक पत्थर उठा लिया, जो क्रिकेट के बॉल के जैसे आकार का एक पत्थर उठा लिया, और अब तक वो सांप भी जो है पहाड़ी खेत के किनारे पे आ गया था। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी पूरी ताकत से खींच के पत्थर को सांप के सर का निशाना लिया और मारा। लगा सांप के, कोई और सांप होता तो वहीं ढेर हो जाता, लेकिन ये किंग कोबरा था भाई, और इतना बड़ा, ये तेजी से घुमा और सीधे इनकी तरफ आने लगा। तो इतने में इन्होंने भी क्या किया, तुरंत दूसरा एक पत्थर उठाया जो थोड़ा सा लंबा सा था, और उसकी तरफ फेंका।
जो उसकी गर्दन पे जाके लगा। अभी तक वो आधा फासला तय कर चुका था। दूसरा पत्थर लगने के बाद वो नागराज वहीं पे ठंडा हो गया, यानी कि वहीं पे मर गया, वहीं ढेर हो गया। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने गांव का दूसरा चक्कर पूरा किया। हालांकि इस चक्कर का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बाघ दिखाई नहीं पड़ा या उसके कोई निशान नहीं मिले। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब इस सांप को मारकर बहुत खुश थे। ना सिर्फ खुश थे बल्कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब ये बाघ को जरूर मार डालेंगे। ये बाघ का मरना निश्चित हो गया है क्योंकि सांप को मार दिया है। दूसरे दिन इन्होंने फिर गांव के आसपास के जंगल में खोजबीन की और सुबह से निकले हुए थे और शाम के समय इन्हें नरभक्षी के पैरों के ताज़ा निशान दिखाई दिए, जो गांव से थोड़ा दूर एक हल चलाए हुए खेत के किनारे पर बने हुए थे, जिससे उसने गया हुआ था वो। इस गांव की आबादी जो है करीब 100 लोगों के आसपास थी। वो बेचारे सब बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। जिम कॉर्बेट साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो कल सुबह वापस आएंगे, धैर्य रखें, परेशान ना हो, और कल आके बाघ को ढूंढेंगे और जो फिर करना है करेंगे। और ये सब बोल के फिर वो एक जंगल के एक सुनसान रास्ते पे करीब 4 मील पैदल चलकर वो अपने डांग बंगले पर पहुंचे। दोस्तों, जंगल के बीच सुनसान रास्ते पर जहां आदमखोर घूमता हो वहां बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जंगल के जो नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो शिकारी जो है खुद जो है शिकार बन जाएगा आदमखोर का। कई लोग ये जानना चाहेंगे आप में से कि शिकारी को अकेले क्यों चलना पड़ता है, उसके साथ तो कई लोग होते हैं। तो उसका पहला कारण तो यह है कि साथ में जो लोग चल रहे हैं उन लोगों के कारण शिकारी लापरवाह हो सकता है और हो सकता है वो उन लोगों पर निर्भर हो जाए कि इनको कहीं दिखा कि नहीं, या इन्होंने कोई आहट सुनी कि नहीं, दूसरे के भरोसे हो जाए। और दूसरा क्या है, अनेकों लोगों के साथ होने से, ज़्यादा लोगों के साथ होने से शिकारी की जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो टूटने का खतरा ज़्यादा हो जाता है कि कंसंट्रेट होकर चलेगा ना, अकेला होगा तो ये। दूसरे दिन सुबह के समय जब जिम कॉर्बेट साहब गांव पहुंचे तो वहाँ बहुत से ग्रामीण इकट्ठा होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये थोड़ा उनके और पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि साहब, कल रात बाघ ने एक भैंसे को मार दिया है। वैसे तो ये एक बुरी खबर थी, एक बेचारा भैंसा मारा गया किसी गांव वाले का, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब के लिए ये एक अच्छी खबर थी। बाघ ने भैंसे को मारा और घसीटता हुआ नीचे की ओर एक तंग, गहरी और घने पेड़ों से लदी हुई एक वादी थी, वैली, उसमें उतर गया। पहाड़ से बाहर को निकलती हुई होता, पहाड़ों में कई चट्टानें निकली होती पहाड़ों से, आपने देखा होगा। तो एक चट्टान पर चढ़े और इन्होंने वहाँ से जाके निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि सीधे नीचे की ओर जाना, जहाँ पे भैंसा हो सकता था, सीधे जाना ठीक नहीं है क्योंकि रिस्की हो सकता है, घूम के जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा चक्कर काट कर नीचे की ओर से वादी में प्रवेश करे। एक चक्कर काट के पहले बिल्कुल नीचे चले गए और फिर वहाँ से उस इलाके में प्रवेश किया इन्होंने जहाँ भैंसा पड़ा हुआ था। ऐसा करना सफल रहा। हालांकि इस पर टाइम लगा, ये दोपहर तक वहाँ पहुँचे। वहाँ घाटी लगभग 100 गज तक तो समतल थी, फिर पर्वत की ओर, पहाड़ की ओर 300 गज ऊपर की तरफ चली गई थी। जिम कॉर्बेट साहब को कुछ ऐसा अंदेशा था कि बाघ ऊपर की ओर ही कहीं होगा। पहाड़ पर चढ़ना और वो भी घनी कांटेदार झाड़ियाँ और बांस के आड़े तिरछे जो वो खूंट होते हैं या पौधे कह लो या जो भी समझ लो आप, उनके बीच में से निकलना आपके पूरे शरीर को पसीने से नहला देता है। ऐसी पोजीशन में गीले हाथों से राइफल चलाने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। गीले हाथ से ट्रिगर करने में, निशाना लेके वो करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब बैठ गए और एक सिगरेट जला ली।
इस समय इन्हें आराम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। बहुत मतलब थक गए थे, इनको आराम सख्त चाहिए था। इनके सामने के मैदान में बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिनमें से एक छोटी सी जलधारा जो है टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई वो अपना बह रही थी। जिम कॉर्बेट साहब के पैरों में जो है वो जूते थे, जिसके सोल जो है वो पतले रबड़ के सोल वाले जूते पहनते थे। मैंने कई कहानियों में आपको बताया, तो वही जूते वही पहन रखे थे उन्होंने। इसलिए इनको जो है उन चट्टानों पर चलने में कोई परेशानी नहीं आ रही थी, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जब इनका पसीना थोड़ा सूखा और शरीर को थोड़ी ठंडक मिली, थोड़ा ठंडा हुआ शरीर, तो ये भैंसे की ओर चल पड़े। इन्हें ये उम्मीद थी कि उस मरे हुए भैंसे के आसपास ही कहीं पर बाघ भी सोया हुआ होगा, क्योंकि शिकार करने के बाद में, इतना भारी भरकम शिकार करने के बाद में रेस्ट करता है बाघ, कहीं वहीं नज़दीक में सोया हुआ होगा। उस मैदान को, जो समतल सा मैदान था, उसको करीब 3/4 पार करने के बाद इन्हें शिकार दिखाई दिया। उसे घास से ढका हुआ था। उसके पास से ही करीब 25 गज आगे सीधी चढ़ाई वाला एक पहाड़ था, जिसमें एक जो सीधी चढ़ाई थी। इधर जिम कॉर्बेट साहब बहुत सावधानी से उस एरिया का पूरा एरिया को स्कैन कर रहे थे अपनी आंखों से, तो निरीक्षण कर रहे थे पूरा। और उनकी जो नज़र थी वो एक एक कोने कोने में हर जगह पे नज़र रखते हुए देख रही थी। उनके कान भी हल्की से हल्की आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने आपको बताया था कि वो कान उनके बहुत तेज़ थे, मगर इन्हें कहीं पे भी बाघ के होने के संकेत नहीं मिले। यानी कि ना तो कान से कुछ सुन पाए, ना उसकी खुशबू सूंघ पाए, ना आंखों से कहीं उनको दिखाई पड़ा। जिम कॉर्बेट साहब एक ऐसे स्टोन पे, एक ऐसी चट्टान पे बैठ गए और बिल्कुल अलर्ट होकर के, जहाँ से मैदान का एक एक इंच उनको दिखाई पड़ रहा था। और इनकी नज़रों की सीध में वो जो भैंसा था, वो घास से ढका हुआ शरीर था जो भैंसे का, वो इनकी बिल्कुल सीध में था। इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली थी। अब बस इंतज़ार में थे बाघ के आने का, कि अब बाघ आए और उसे शूट करें। दोस्तों, कभी कभी इंसान की छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस जो होता है, उसे खतरे का आभास करा देता है। वैसे ही जिम कॉर्बेट साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये 2-3 मिनट तक तो स्थिर रहे, मतलब बिना हिले डुले, बिल्कुल शांत। थोड़ा इन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट किया। फिर इन्हें अचानक ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ कि बाघ जो है बहुत पास से, बहुत इनके नज़दीक है, इनके पास है और इनको देख रहा है। अब जिस तरह से इनकी छठी इंद्री ने इन्हें खतरे का आभास कराया था, हो सकता है कि ठीक उसी तरह से बाघ को भी उसकी छठी इंद्री ने खतरे का एहसास करा दिया हो। पॉसिबल है ना, उसके बाद भी तो सिक्स सेंस है। और वो अपनी जो सोया हुआ था उस नींद से उठकर सावधान अपना हो गया होगा, वो भी अलर्ट हो गया होगा। बाघ तो वैसे ही बहुत अलर्ट रहता है हमेशा, और ज़्यादा ऐसे मैन ईटर है तो और चालाक और अलर्ट रहता है। जिम कॉर्बेट साहब जहाँ पे थे, उसके बाईं ओर करीब 15 फुट की दूरी पर कुछ घनी झाड़ियाँ थी, और करीब इतने ही फासले में सामने की तरफ भैंसे का शरीर था। यानी कि 15 फीट सामने भैंसा था और 15 फीट इधर झाड़ियाँ थी। जिम कॉर्बेट साहब का जो सारा ध्यान था वो भैंसे की तरफ था। अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत हुई, और दूसरे ही पल इन्होंने देखा कि वो जो बाघ है, जो टाइगर है, वो बड़ी तेज गति से पहाड़ में दौड़ता चला जा रहा है। जब तक जिम कॉर्बेट साहब कुछ समझते सोचते, राइफल को उठाकर निशाना लगाते, तब तक बाघ जो है वो लताओं से घिरे हुए एक पेड़ के पीछे ओझल हो गया, दिखाई पड़ना बंद हो गया। बाघ ने लगभग 60 गज का फासला तय कर लिया था।
उसके बाद वो अचानक इन्हें फिर दिखाई दिया। इस टाइम वो जो है एक खुली चट्टान में था जहाँ से वो कूदने वाला था। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत उस पर गोली चला दी। और जैसी गोली चली, गोली उसके लगी तो वो गरजता हुआ पहाड़ से नीचे गिरने लगा। उसके जब वो गिर रहा था तो उसके साथ साथ बहुत सारे पत्थर भी लुढ़कने लगे। मेरे एक्सीडेंट में भी ऐसे ही हुआ था। जब मैं लुढ़क रहा था तो मैं जैसे ही किसी पत्थर को वो करता था तो वो भी उसके साथ साथ बहुत सारे पत्थर मेरे साथ साथ लुढ़कने लगे थे। जिम कॉर्बेट साहब सोच रहे थे कि बाघ अपनी टूटी हुई पीठ के साथ जो है इनके पैरों के पास आके गिरेगा, तो तब ये क्या करेंगे? अगर एकदम से सामने आके गिर जाएगा बॉडी उसकी, जिसकी पीठ टूट गई हो, तब ये क्या करेंगे? लेकिन ये बहुत निराश हुए जब इन्होंने देखा कि वो बाघ जो है दूसरी तरफ लुढ़क रहा है। वो सूखे बांसों के बीच से पहाड़ से टकराकर दूसरी ओर जाके गिर गया। जिम कॉर्बेट साहब को बाद में पता चला कि 75 डिग्री के कोण पे चलाई गई गोली बाघ के जो बाईं कोहनी थी उस पर लगी थी और उसकी हड्डी का एक टुकड़ा टूट गया था। और उसके बाद गोली जो है यहाँ से निकल के सामने की चट्टान में टकराकर वापस बाघ के जबड़े में लगी। अब उसके 2 घाव लगे थे। उसके लगे दोनों घाव में से अब कोई भी घाव उससे भले ही कितना दर्द दे रहा होगा, लेकिन वो जानलेवा नहीं हो सकता है। ये जिम कॉर्बेट साहब समझ गए थे। जिम कॉर्बेट साहब ने वहाँ जाकर देखा, वहाँ पर खून की एक हल्की सी रेखा थी जो दूसरी वैली की तरफ एक घनी झाड़ियों में चली गई थी। और इस पोजीशन में, ऐसे समय में बाघ के आसपास जाना तो सुसाइड करने के समान था, आत्महत्या ही करना था, क्योंकि किस झाड़ी से छलांग मार दे। अब गोली की आवाज़ गांव तक भी जा पहुंची थी, तो जो लोग प्रतीक्षा में थे गांव वाले, उनकी वो भीड़ जो है आ गई इस लोकेशन में। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो वो बेचारे भी सब बहुत निराश हुए। निराश तो जिम कॉर्बेट साहब भी थे, क्योंकि इतनी मेहनत और इतने ध्यान से बनाई गई ये योजना आदमखोर को मारने की फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। तो ये भी थोड़ा निराश थे। जिम कॉर्बेट साहब भैंसे के पास पहुँचे, फिर उसका जो है मुआयना किया, यानी कि निरीक्षण किया, उसको चेक करना शुरू किया। बाघ ने भैंसे का थोड़ा सा मांस खाया था। ये कहिए बाघ ने ब्रेकफास्ट किया था। ये देखकर जिम कॉर्बेट साहब को थोड़ा खुशी हुई, संतुष्टि हुई कि बाघ के दोबारा वापस आने के चांस अभी भी बने हुए थे, कि बाघ अभी भी वापस आ सकता है। अब बाघ को मारने का केवल एक ही रास्ता था कि वहीं कहीं पर किसी पेड़ पर बैठा जाए और भैंसे पर नज़र रखी जाए, और जब बाघ आए तो उसे शूट कर दिया जाए, क्योंकि वो आएगा ज़रूर अपना शिकार खाने के लिए। अब इस योजना को अमल में लाने के लिए आसपास में कोई पेड़ ही नहीं था। मुश्किल ये हो गई जिसमें ये आराम से बैठ सकें, बैठ करके घात लगाई जा सके, ऐसा कोई पेड़ ही नहीं। एक ही तरीका समझ में आ रहा था कि अब ज़मीन में ही बैठकर घात लगाई जाए। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब पहले के कुछ अपने ऐसे अनुभवों से गुजरे थे कि ज़मीन में बैठकर बाघ पर घात लगाने की वो कॉन्फिडेंस जुटा नहीं पा रहे थे, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या करूं ऐसी पोजीशन में। ये सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें जो है बाघ की एक चुनौती भरी जो होती ना, जैसे चैलेंजिंग, एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। ये जो दहाड़ थी ये पहाड़ी के नीचे वाली वादी से आई थी, जिससे जिम कॉर्बेट साहब एक दिन पहले यहाँ आए थे, जहाँ पे पानी का कुंड था, जहाँ सांप मारा था। ये एक अच्छा संकेत था कि बाघ अभी भी इसी क्षेत्र में है, यानी कि उसने गोली लगने के बाद में एरिया छोड़ा नहीं है, वो है यहीं। और ये एक अच्छा मौका भी था कि बाघ को अब ऊपर आते हुए शूट किया जा सकता है, यानी कि ये हाइट में है, अब वो नीचे से आ रहा है तो उसे शूट किया जा सकता है। किसी बाघ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी पोजीशन जो है, मतलब क्या है कि जैसे बाघ जब मीटिंग सीजन का टाइम हो, उस टाइम जंगल में अपने पार्टनर की तलाश में रहता है और बड़ा उन्मुक्त होकर बड़ा हिंसात्मक व्यवहार जब कर रहा हो, या जब वो गंभीर रूप से घायल ना हुआ हो, गोली लग गई हो लेकिन बहुत ज़्यादा घायल ना हुआ हो, ये कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ होती जिनसे बाघ को अपनी ओर
अट्रैक्ट किया जा सकता है। और शिकारी मानते हैं कि बाघ को धोखा देने के लिए शिकारी को आवाज़ें निकालने की कला आनी चाहिए। जिस रास्ते से बाघ के आने की संभावना हो उसी रास्ते पर आवाज़ निकालना सही रहता है। बाघ हमेशा घनी झाड़ियाँ, जहाँ झाड़ियाँ हो भयानक और लंबी लंबी घास हो, ऐसे रास्तों को चुनता है और ऐसे ही रास्तों से आता है, क्योंकि छिपते हुए आता है। शिकारी को हमेशा नज़दीक से निशाना लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी टाइम भी सामने प्रकट हो सकता है। खैर, जिम कॉर्बेट साहब ने बाघिन की आवाज़ निकालकर बाघ को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। जब इन्होंने बाघिन की आवाज़ निकाली तो बाघ ने भी पलटकर अपनी आवाज़ दी, वहाँ से दहाड़ मारी। करीब घंटे भर तक ये आवाज़ों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाघ आया नहीं। वो रिप्लाई देता रहा लेकिन आया नहीं। अब इसका कारण क्या था? तो कारण ये था कि ये उस जगह से आवाज़ें निकाल रहे थे जहाँ पे कुछ देर पहले ही उस पर जानलेवा हमला हुआ था। तो ऐसे में तो बाघ आता ही नहीं, जिससे पता है कि यार वहाँ पर खतरा है। बाघ नहीं आया। लेकिन अब तक जिम कॉर्बेट साहब ने अपने बैठने के लिए एक पेड़ का चुनाव कर लिया था। सब नजरें दौड़ा करके एक पेड़ इन्होंने चुन लिया था। जो पेड़ इन्होंने चुना था वो एक सीधा खड़ा पेड़ था और चट्टानों से करीब 30 फुट की दूरी पर था। पेड़ की जिस शाखा पर इन्होंने बैठना था वो जमीन से करीब 8 फुट की ऊंचाई पर थी। ये जो डाली थी, जो शाखा थी, ये बैठने के लिए बड़ी सुविधाजनक थी और इसमें आसानी से ये सो भी सकते थे। इतनी कंफर्टेबल टहनी इन्होंने अपने लिए चुनी थी। बैठने की जगह चुनने के बाद ये उस जगह पर चले गए जहाँ पर इन्होंने अपने आदमियों को बुलाया था। वो लोग इनका नाश्ता लेकर के आए हुए थे, क्योंकि तो सुबह निकल आए थे ना, तो क्या नाश्ता और लंच दोनों साथ ही इन्होंने कर लिया, एक ही बार में किया। सब निपट करके कुछ देर इधर उधर की बातें करी और उसके बाद करीब 3:30-4 बजे के आसपास ये पेड़ पर बैठने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने अपने आदमियों से बोला कि कल सुबह सूरज उगते समय, मतलब सूरज उगने का जो समय होता है, उस टाइम वो लोग वो जैसे पहाड़ों में करते ना आवाज़ देने के लिए, इस तरह से आवाज़ करके इन्हें आवाज़ दें, मतलब जिम कॉर्बेट साहब को। और उसके जवाब में जिम कॉर्बेट साहब तेंदुए की आवाज़ में जवाब देंगे। अगर तेंदुए की आवाज़ ना सुनाई दें तो इनके आदमी गांव वालों के साथ मिलकर 2 टीम बना लें और वैली की दोनों तरफ से जोर जोर से आवाज़ें करते हुए, कुछ चीज़ों को पीटते हुए और पत्थर मारते हुए इन्हें ढूंढना शुरू करें अपने को बॉडी के लिए। इसके बाद का जो घटनाक्रम है उसको जानने के लिए आपको दोस्तों उत्तरांचल डायरीज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आगे की कहानी सुननी है या नहीं। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए बेल आइकॉन जो होता है ना, इसको दबाना ज़रूरी होता है ना, एक बेल आइकॉन, वो भी दबा दीजिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, आपको एक थैंक यू वाला ऑप्शन मिल रहा होगा वहीं नीचे। उस थैंक यू वाले ऑप्शन में जाकर आप 40, कम से कम 40 या उससे ज़्यादा जो भी आपको ठीक लगे आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, जो मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं अपने सभी साथियों का, अपने दोस्तों का, आप सभी मित्रों का जो पहली बार चैनल में आए हैं या पहले से ही चैनल से जुड़े हैं, उन सब का एक बार फिर से धन्यवाद बोलता हूं और उम्मीद रखता हूं कि वो अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना कर रखेंगे उत्तरांचल डायरीज़ के ऊपर। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना चैनल है और इसे आगे तक ले जाना ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अभी अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में कहानी को जल्दी से जल्दी सुना के पूरा करूँ। अगली कहानी में पूरा कर दूँगा, निश्चिंत रहिए। अगली कहानी में इसको पूरा कर दूँगा बिना काट छाट के, कोई काट छाट नहीं करूँगा। कोशिश अभी भी करी थी, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बहुत तेज बोलना शुरू किया था मैंने, लेकिन फिर उतनी स्पीड से सुनाओ तो ऐसा लगता है जैसे रट्टा मार रहे हो,
फिर वो कहानी नहीं लगती है। तो इसलिए आपके समझ में भी आए इस तरह से कहानी को आपको पूरा सुनाऊंगा। जिस तरह से किताब में लिखी गई है उसी तरह से सुनाऊंगा। जिस तरह से जिम कॉर्बेट साहब ने बताया है ठीक उसी तरह से मैं भी बताऊंगा। उन्होंने जो लिखा है मैं उसे बताऊंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल तो बाय बाय, परमिशन दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।